21st सेंचुरी के एंड तक अब ह्यूमैनिटी डेस्परेट हो चुकी है। साल उस चलते हीट वेव्स के कारण अब फसल उतनी अच्छी नहीं होती। साथ ही साथ ओशन का टेम्परेचर बढ़ने की वजह से उतनी अच्छी मछलियां भी हमें नहीं मिल पाती। इसी कारण इन सब से बचने के लिए ट्रॉपिकल एरिया की जो पॉपुलेशन है वो ऑलरेडी नॉर्थ में शिफ्ट हो चुकी है। तो इस पूरी कंडीशन को हैंडल करने के लिए वर्ल्ड की सारी गवर्नमेंट्स एक साथ बैठ के एक इमरजेंसी प्लान रोल आउट करने के बारे में बात करते हैं। अभी जो आपने देखा ये 21st सेंचुरी के एंड से एक सीन था जो कि पॉसिबल है अगर हमने अभी क्लाइमेट चेंज को एड्रेस नहीं किया। तो हमें कुछ ऐसा चाहिए जो जल्दी से क्लाइमेट चेंज को स्लो डाउन कर दे। जियो इंजीनियरिंग, ये कुछ ऐसे बड़े स्ट्रक्चर्स हैं जो कि शायद हमारी कुछ सेंचुरीज की गलतियों को ठीक कर दें या फिर हमारी गलतियों को और ख़राब कर दें। क्या है जियो इंजीनियरिंग और क्या होगा कि अगर ये गलत चल जाए? क्या सच में कोई एक सोल्यूशन है? आज ये सब हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। जियो इंजीनियरिंग के काफ़ी सारे तरीके हैं, जैसे कि स्पेस में बहुत बड़ी छतरी लगा देना या फिर क्लाउड्स के अंदर नमक डाल देना जिससे उनका साइज़ बड़ा हो जाए, या फिर पूरे ओशंस के अंदर फर्टिलाइजर्स डाल देना जिसके कारण ट्रिलियंस ऑफ एल्गी सेल की ग्रोथ हो। लेकिन इस वीडियो में जो बात करने वाले हैं वो स्ट्रेटोस्फेरिक एरोजल इंजेक्शन के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें हम बहुत हाई एल्टीट्यूड्स पे कुछ ऐसा स्टफ़ डाल देते हैं जिससे कि सन दूर रहे और उससे दूरी मेंटेन रहे। कीपिंग द सन अवे। अब CO2 खुद से प्लैनेट को गर्म नहीं करती है। अर्थ पे जितनी भी एनर्जी है वो सब सन से आती है इंफ्रारेड रेडिएशन के फॉर्म में, और इस एनर्जी का 71% अर्थ का सरफेस एब्जॉर्ब कर लेती है और बाकी का एटमॉस्फेयर। फिर यही एनर्जी इंफ्रारेड रेडिएशन के फॉर्म में फिर से एमिट कर दी जाती है और CO2 इसी एनर्जी को ट्रैप करके रख लेती है, जिसके कारण हमारे प्लैनेट का टेम्परेचर बढ़ जाता है। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब आप सो रहे होते हो तब आपकी बॉडी भी कुछ इंफ्रारेड रेडिएशन एमिट करती है और वो जो हीट है वो उस एयर के द्वारा ट्रैप कर ली जाती है। इसी कारण आपको एक कंफर्टेबल फीलिंग आती है। तो एक तरीका ये हो सकता है प्लैनेट को हीट नहीं करने का कि वो जो हीट है उसे हम अपने प्लैनेट की ब्लैंकेट के अंदर ट्रैप होने ही ना दें, और ये ऑलरेडी नेचुरली हो रहा है। अबाउट 29% जो भी सनरेज आती हैं वो रिफ्लेक्ट कर दी जाती हैं ब्राइट सरफेस के द्वारा, जो कि जैसे कि स्नो, डेजर्ट, क्लाउड्स एक्सेट्रा। मोर रिफ्लेक्शन, लेस हीट, लेस वार्मिंग। 1991 पिनेटेबू माउंट इरप्शन। ये इरप्शन 20th सेंचुरी का सेकेंड सबसे बड़ा माउंटेन इरप्शन था जो हमने अभी तक देखा था। इसके अंदर 900 लोगों की जान तो गई ही थी, लेकिन साथ ही साथ इसके से जो जहरीले के पार्टिकल्स निकले थे ये अर्थ के स्ट्राटोस्फीयर तक ऊपर चले गए थे। साथ ही साथ इसके अंदर जो सल्फर डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स थे, जो कि वैसे थोड़ा सा नास्टी और इनविजिबल है, जो कि हमें वैसे दिखाई नहीं देता है, लेकिन इसने पानी के साथ रिएक्ट कर लिया था, जो कि एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन मतलब वाटर था। उसके साथ रिएक्ट करने के बाद इसने एक शील्ड कवरिंग टाइप की बना ली थी और एक हेजी सा वेदर कर दिया था, जिसके कारण सन से आने वाली 1% जो सनलाइट थी वो ड्रॉप हो गई थी, जिसके कारण अर्थ का जो टेम्परेचर है वो 0.5 डिग्री सेल्सियस गिर जाएगा अगर ऐसा हम करते हैं तो, और इसका असर दिखने में हमें ऑलमोस्ट 3 इयर्स लगेंगे। अब इस टाइप का जो भी हम जियो इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट ट्राई कर रहे हैं, ये इसमें कोई ऐसी हाई-फाई टेक्नोलॉजी नहीं लग रही है जिसके लिए हमें बहुत सारा इन्वेस्ट करना पड़ेगा या फिर कुछ ऐसा नया इनोवेशन करना पड़ेगा। इसकी एक्चुअल जो कॉस्ट है ये बहुत कम आ रही है जब हम कंपेयर करेंगे जब ग्लोबल वार्मिंग की टोटल वर्ल्ड कॉस्ट से। हर साल कुछ स्पेशलाइज्ड प्लेन की मदद से एरोजोल को अपने अर्थ के इक्वेटोरियल रीजन में स्ट्रेटोस्फीयर में इंजेक्ट करें, तो अगर हम सिर्फ 5 से 8 मिलियन टन भी इसको हम डाल पाते हैं तो शायद हमारी ग्लोबल वार्मिंग स्लो हो जाएगी या फिर एटलीस्ट रुक जाएगी। इससे क्या होगा कि हमारे पास टाइम होगा कि हम फॉसिल फ्यूल से नॉन कन्वेंशनल सोर्स पे शिफ्ट हो पाएँ। लेकिन इससे कुछ अनहैप्पी साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं, जैसे कि इससे हमारे रेनफॉल पैटर्न पर नेगेटिवली इफेक्ट पड़ सकता है, जिससे अगर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कम हुआ तो अपने वर्स्ट केस में ये बिलियंस ऑफ लोगों की फेमाइन का रीज़न बन सकता है। और साथ ही साथ जो 1991 में पिटाबू हुआ था उसके अंदर सिर्फ सरफेस ठंडी नहीं हुई, उसके साथ ही जो हमारा स्ट्रेटोस्फीयर था वो गर्म भी हो गया था। ना सिर्फ इतना, सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से ओजोन लेयर में फ़र्क पड़ता है
और जब ये पेनेबू का इंसिडेंट हुआ था तब अंटार्कटिक होल जो था वो सबसे बड़ा था, और यही सिमिलर इफेक्ट अगर हो सकते हैं अगर हम इस एक्सपेरिमेंट को करते हैं। साइंटिस्ट ऑलरेडी कुछ ऐसे मिक्सचर्स को ट्राई कर रहे हैं जिससे कि इफेक्ट कम से कम हो, लेकिन फिर भी इस टॉपिक के ऊपर और रिसर्च करनी अभी बाकी है। हम ऐसा कुछ ढूंढ भी लेते हैं जिससे हम ओजोन लेयर के डिप्लीशन को रोक दें, लेकिन स्टिल एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जो इंडस्ट्रियलिस्ट्स और पॉलिटिशियन हैं उन्हें एक बहाना मिल जाएगा कि वो कार्बन न्यूट्रल इकॉनमी ना बने, क्योंकि उनके पास टाइम है ना। साथ ही साथ हमारे हम तब भी कार्बन का एमिशन उतना ही कर रहे होंगे। कार्बन ये ओशंस में एब्जॉर्ब हो जाएगा और ओशंस को एसिडिक बनाएगा, जिससे कई सारे लाइफ फॉर्म्स को वैसे भी थ्रेट हो सकता है, जो कि अभी भी हो रहा है। कोरल रीफ्स जैसे जो स्ट्रक्चर्स हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं, इनकी लाइफ पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर ये सब सोचे बिना भी हम सिर्फ पंप करना चालू कर देते हैं तो उससे भी हमें एक बहुत बड़ा लॉस होगा। अगर हमने एक बार से चालू कर दिया तो फिर से हम तब तक नहीं रोक सकते हैं जब तक हम एक टर्मिनेटिंग शॉक को रिस्क ना कर पाएँ। यानी कि कुछ साल तक प्लैनेट को आर्टिफिशियली ठंडा रखने के बाद हमें उसे हर साल वैसे ही करना पड़ेगा, वरना जो पुरानी वाली साइकिल है वो वापस से टेक ओवर कर लेगी और प्लैनेट पहले से काफ़ी जल्दी गर्म करेगा। जो गर्मी पहले हमें 50 इयर्स के समथिंग मिलती थी, यानी 50 इयर्स के टाइम के बाद जो हमें प्लैनेट जितना गर्म होता था वो अब सिर्फ 10 इयर्स के अंदर हो जाएगा उतना गर्म। यानी कि इससे जितने भी लाइफ फॉर्म्स थे जिन्हें अडेप्ट होने का टाइम मिल सकता था 50 इयर्स के स्पैन में, उसे उतना टाइम नहीं मिलेगा और हम जितनी भी लाइफ फॉर्म्स है वो बिल्कुल एट द एंड मतलब अपने वर्ज पे आ जाएंगे। उनका लाइफ पॉसिबल रखना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा और ह्यूमैनिटी जो कि शायद सस्टेन कर पाए उसका भी बचना बहुत मुश्किल रहेगा। लेकिन इसके कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, यानी कि जब हमें समझ में आ जाएगा कि अब प्लैनेट और गर्म हुआ तो हम गए, तब ये जियो इंजीनियरिंग हमारे लिए कुछ बहुत ही महंगा समय खरीद सकती है और इसके कारण हो सकता है कि हम जो अपना कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन करते थे उसको वापस से नेगेटिव में कर सकें। कंक्लूजन, जियो इंजीनियरिंग एक बहुत ही स्केरी कॉन्सेप्ट है और ये कोई सोल्यूशन नहीं है, और शायद ये एक बहाना हो सकता है बिजनेसमैन्स को कि वो इस कार्बन एज को एंड करें। लेकिन जियो इंजीनियरिंग बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है और शायद इसी वजह से जो नीडेड रिसर्च करनी थी वो साइंटिस्ट अभी नहीं कर पाए हैं। तो शायद अगर साइंटिस्ट की रिसर्च आगे बढ़ती है तो हम अपनी इसमें राय चेंज कर सकें। लेकिन द सैड ट्रूथ इज़ कि हम अब ऑलरेडी एक जियो इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट कर रहे हैं जिसके अंदर हम ये देख रहे हैं कि क्या होगा अगर हम अर्थ पे हर साल 40 बिलियन टन्स कार्बन एमिट करते हैं। तो सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो और कुछ नया जानने के लिए मिला हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बगल में आए हुए बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करना।